नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मंच देख रहे हैं आप। आज मंच में हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी। ये सेना से जुड़े रहे हैं, डीआरडीओ में डायरेक्टर के पद पर भी रहे हैं और कई अहम प्रोजेक्ट्स में देश में इनकी भागीदारी रही है। अब ये कांग्रेस के साथ जुड़कर अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस को सैन्य के मसलों में तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, सीमाओं के मुद्दे होते हैं, उसकी समझाइश कांग्रेस के टॉप नेताओं को देते हैं और इनसे ही मशवरा करके ऐसा हमारा अनुमान है कि जो कांग्रेस की टॉप नेशनल लीडरशिप है वो बयानात देती है ऐसे मामले में। तो आज हमारे मंच पर ये मेहमान हैं, इनसे हम बात करेंगे कि देश में बीते दिनों जो कुछ हुआ, पहलगाम का टेरर अटैक हो, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो और फिर उसको लेकर हुई राजनीति, इस पर बात करेंगे और समझेंगे कि कांग्रेस कहां पीछे छूट गई, कहां कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी रही और कहां कांग्रेस ने इस तरह के मुद्दों पर बीजेपी को एक तरीके से फ्री हिट देने की कोशिश की या फिर बीजेपी के किन मुद्दों पर कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी और उन्हें घेरेगी। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय हिंद। तो सर, शुरुआत आज के दौर से पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर होता है। कांग्रेस के स्टैंड में कितनी मजबूती अब देख रहे हैं आप पहले के मुकाबले, जब इस तरह की घटनाएं होती थी? जो इस बार हमने देखा, जो लोगों ने कहा कि देश के मुद्दे पर सब कोई एक साथ है, तो क्या आप अपनी भूमिका देखते हैं कि इससे कांग्रेस की लीडरशिप को आपने एक मजबूत नींव दिया है कम से कम इस तरह की सोच पे? क्योंकि हमने देखा है बालाकोट से लेकर उसके बाद उसके पहले उरी और जिस तरीके की चीजें हुई, तो हमें लगता है कि कांग्रेस कहीं लैग कर रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कमोबेश यूनिटी दिखाने की कोशिश की। देखिए, कांग्रेस बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी है। इसका बड़ा लंबा इतिहास है, 140 साल पुराना इतिहास है। देश को आज़ादी से लेकर और आज तक जो हमारा मॉडर्न इंडिया है उसको बनाने में कांग्रेस का बड़ा एक योगदान रहा है। जो भी नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके लिए देश की कोई भी सरकार होगी उसके साथ हमेशा खड़ी रही है। खासकर जो भारतीय सेना है उसके साथ और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ खड़ी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जिस तरह का एक आतंकी हमला हुआ, हमारी 40 साल की जो J&K की हमने टेररिज्म देखा है और जो 28 साल की हमारी नौकरी है उसके अंदर हमने कभी ऐसा नहीं देखा। अनप्रेसिडेंटेड अटैक था, सिक्योरिटी फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था। 40 मिनट तक आतंकवादी चुन चुन कर लोगों को मारते गए और 1.5 घंटे तक कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने किसी भी चीज़ के बारे में जिक्र करने की बजाय अपनी सरकार के साथ खड़े रहने का फैसला किया, क्योंकि आतंकवाद एक बड़ा हमारे लिए खतरा है और आतंकवाद से टैकल करने के लिए उसको उन्होंने सरकार के साथ अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगले दिन ही मीटिंग बुलाई और उसके अंदर एक लाइन का प्रस्ताव पास किया कि इस आतंकवाद को फैलाने वाले परपेट्रेटर्स ऑफ दिस टेररिस्ट अटैक, चाहे वो कोई भी हो, कहीं बैठे हो, उनके खिलाफ अगर सरकार कोई भी स्ट्रांग, प्यूनिटिव, डिसाइसिव एक्शन लेती है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपने देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ खड़ी है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर, जब तक सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट। और पहली बार आपने देखा होगा 99 के कारगिल ऑपरेशंस के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की आवाम, 146 करोड़ आवाम, कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन और सरकार और सेना एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे थी कि इन टेररिस्ट के जो परपेट्रेटर्स हैं, आका हैं, उनको सबक सिखाने की जरूरत है। सर, तो कांग्रेस का पहलगाम के अटैक में हमने कई तरह के बयान सुने, लेकिन उसमें एक जो मोटी लकीर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई में कांग्रेस भी ये बात मानती है कि धर्म पूछकर ही हत्या हुई पहलगाम में?
देखिए, आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। आज 21 मई है और इस घटना को हुए तकरीबन 1 महीने हो गए। जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आज ये हेल्ड इन अबेंस है, रोक रखा है, पोस्टपोन्ड है सरकार के हिसाब से, तो इसलिए हम इस बारे में बात करते हैं। और अगर फिर सरकार अगर कोई फैसला करती है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ या इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई फैसला लेना है, तो हम फिर भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि पहलगाम का जो हमला हुआ, उसके बारे में हमने कोई बातचीत नहीं की तब। आज हम बात कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इस टाइम पे हेल्ड इन अबेंस में है। तो ज़रूर जब भी कोई ऑपरेशन ख़त्म होता है, फौज का एक काम करने का तरीका, देश का भी एक काम करने का, सरकारों का काम करने का तरीका, कि अगर हम कोई ऑपरेशंस करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद उसकी डीब्रीफिंग करनी ज़रूरी है। लेसन्स लर्नड, क्या हमने सीखा, क्या हमने खोया और क्या पाया, तो ये असेसमेंट करने की ज़रूरत है। अब ये असेसमेंट का समय है। लेकिन वो सर धर्म वाली लाइन में बार-बार आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस मानती है कि वाक़ई में धर्म पूछकर लोगों की हत्या हुई? क्योंकि सर आप तो यूनिफ़ॉर्म वाले हैं और आपको ही मालूम है कि कितने यूनिफ़ॉर्म के लोग गए इस अटैक में, जो बिल्कुल छुट्टी में थे और अपने फैमिली के साथ पर्सनल टाइम एन्जॉय कर रहे थे। वो अरुणाचल का मामला हो या फिर तमाम ऐसे मामले हों कानपुर से लेकर हरियाणा तक, सबके विक्टिम्स ने ये बात स्वीकारी है कि कुछ को स्ट्रिप किया गया, कुछ को धर्म पूछा गया और उसके बाद शूट डाउन किया गया। तो कांग्रेस इस लाइन पर खड़ी है कि हाँ, ये अटैक धर्म के स्पेसिफिक था कि जो 2 धर्मों के बीच में जो गैप्स है उसको बढ़ाया जाए। देखिए, ऐसा है, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। मारे जाने टेररिस्ट वाले लोगों का तो होता है सर। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। टेररिस्ट का एक एजेंडा होता है। उस एजेंडे के हिसाब से वो काम करते हैं और जितनी जल्दी आते हैं, अटैक करते हैं, उतनी जल्दी भागने का रास्ता ढूंढते हैं। आउटग्रेस जो रास्ता होता है उनका, सबसे पहले वो देखते हैं, सेफ एग्जिट। तो वहाँ 40 मिनट जो ये आतंक चला है, नरसंहार चला है, उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, तो हमारे पास आधिकारिक तौर पर गवर्नमेंट के अगर वहाँ पे कोई पोस्ट होती, पिकेट होती, कोई प्रेजेंस होती, सीआरपीएफ होता, पुलिस होता, तो हम उसको एक आधिकारिक बात मान सकते थे। लेकिन जो मीडिया में जिस तरह से बातें आई हैं, जो लोगों ने अलग अलग बातें बताई, कई लोगों के परिवारों के साथ हम भी मिले हैं। लेफ्टिनेंट विनय नारवाल के परिवार के साथ हम मिले हैं और भी कई परिवारों के साथ मिले हैं। तो ये बातें किसी किसी ने बोली हैं, लेकिन सभी ने नहीं बोली हैं। तो लेकिन हम ये मान सकते हैं कि अगर उन्होंने धर्म पूछकर अगर कोई भी चीज़ की है, तो ये सरासर गलत है। और हमने एज ए गवर्नमेंट, एज सिक्योरिटी एजेंसीज, उन टेररिस्ट को इतना समय दे दिया कि वो 40 मिनट तक अपनी मनमानी करते रहे, किसी के कपड़े उतरवाते रहे या किसी का कुछ धर्म पूछते रहे या किसी और तरह से किसी तरह से प्रताड़ना करते रहे। तो ये सरकार का फेलियर है, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है। और ये सिक्योरिटी एजेंसीज का जो फेलियर है, उसने इन टेररिस्ट को इतना समय दिया कि वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर पाए या कुछ भी कहकर कर पाए। तो मैं, जिनके परिवार से लोग गए हैं, उन्होंने जो बात कही है, मैं उनका मान और सम्मान रखते हुए उनकी बात को मानता हूँ। सर आपने सर्व किया होगा कश्मीर के अंदर भी? आपने किया है सर? जी। ओके। तो सर चूँकि आपको तो मालूम है कि किस तरीके से सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जेके में जो टेरर काउंटर ऑपरेशंस है, उसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होता है। डेली सिक्योरिटी के मसले में सीआरपी और कोऑर्डिनेट करती है जेके पुलिस। ड्यूरिंग योर सर्विस आपने देखा कभी कि पहलगाम में कभी भी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी? आपको कोई ऐसा रिकॉर्ड मिलता है कि पहले उस स्पॉट पर पुलिस पिकेट्स या कोई एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ऐसी कोई चीज़ कभी आपको मालूम चल पाई कि वहाँ कभी ऐसा रहा है? देखिए, ऐसा है, जे.एंड.के का जो टेररिज्म का जो इतिहास है और उसके साथ साथ जो
काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ का हमारा जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ का सिक्योरिटी के जो सभी चाहे वो आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, लोकल पुलिस हो, या हमने जो एक विलेज डिफेंस कमेटीज़ वहाँ पे क्रिएट की थी, जिनको हमने विलेजेस को अपने सिक्योर करने के लिए वहाँ के जो जवान लड़के थे उनको ट्रेनिंग दी, ताकि कोई टेररिस्ट उनके गांव में घुसकर कोई सेल्फ डिफेंस के तौर पे कि कोई वारदात ना कर पाए। तो वो एक लोकल डिफेंस नेटवर्क एक क्रिएट किया गया था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बदले। पहले पूरी तरह से 90s में, 2000 में और 2017-18 तक पूरा का पूरा जो काउंटर इंसर्जेंसी का जो नेटवर्क था वो पूरी तरह से आर्मी के कंट्रोल था। आर्मी इसको कंट्रोल करती थी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब लोग जो है उनको असिस्ट करती थी। लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर बहुत कुछ बदला है। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने अब टोटल अपना कंट्रोल ले लिया वहाँ पर, और जो राष्ट्रीय राइफल बटालियंस या मिलिट्री की जो बटालियंस हैं उन सब को वो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी के लिए, जहाँ कहीं पे पुलिस सीआरपीएफ फेल हो जाती थी, या फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन वगैरह रोकने के लिए वहाँ उनकी डिप्लॉयमेंट थी। लेकिन जैसे शहर हैं, श्रीनगर का शहर, श्रीनगर, पुलवामा, पहलगाम, अनंतनाग, अवंतीपुर, बारामूला, ये सब वो शहर हैं जहाँ पर प्योरली पैरामिलिट्री जो है वो डिप्लॉयड थी। और मैं हैरान हूँ इस बात को सुनकर, पहलगाम का जब अटैक हुआ था उसके बाद ये देखकर मैं हैरान था कि वहाँ पर कोई पुलिस की प्रेजेंस नहीं थी। J&K के अंदर चप्पे चप्पे के ऊपर फौज का, मतलब मैं ये सब एजेंसीज को इकट्ठा करके फौज बोल रहा हूँ कि सभी एजेंसीज डिप्लॉयड होती हैं अलग अलग रोल्स के अंदर। रोड ओपनिंग्स होती हैं, जो पहलगाम का, श्रीनगर पहलगाम का इलाका है, वहाँ पर जगह जगह पर इनकी पिकेट्स हैं, पोस्ट हैं। इन्हीं के पास पहलगाम से 10-12 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ का एक आईजी सीआरपीएफ बैठते हैं, फिर पुलिस के एक आईजी बैठते हैं, फिर एक थोड़ा 20 किलोमीटर दूर वहाँ से सेक्टर हेडक्वार्टर्स है। हाँ, आर्मी का जो हाँ, जी, आरआर का सेक्टर हेडक्वार्टर्स है। लेकिन सेक्टर हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी नहीं थी यहाँ पे, प्योरली सीआरपीएफ की और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की इनकी जिम्मेदारी थी। क्योंकि J&K 370 लगने के बाद यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी होने के नाते वहाँ की जितनी भी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी सिक्योरिटी नेटवर्क है, वो सारा का सारा लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्ट्री ऑफ होम के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रोल सिर्फ बॉर्डर और इन सपोर्ट रोल रह जाता है। ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पिछले 4-5 साल में। तो मैं जानना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मिनिस्ट्री ऑफ होम, जिन्होंने पूरा का पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क अपने कंट्रोल में कर लिया, J&K का मुख्यमंत्री एक पुलिस के सिपाही की भी पोस्टिंग इधर से उधर नहीं कर सकता, डिप्लॉयमेंट लेफ्ट से राइट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये होम मिनिस्टर पूरी तरह से इस चीज को कंट्रोल कर रहे थे थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर और अपने डीजी सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईजी पुलिस, डीजी पुलिस, इन सब महकमों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्योरली पहलगाम, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर का एक बहुत बड़ा नतीजा है। आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो इंटेलिजेंस है, हमारे पास जो इंटेलिजेंस आती है, आईबी के ज़रिए आती है, एनटीआरओ के ज़रिए आती है, रॉ के ज़रिए आती है, और क्रॉस बॉर्डर जो इंटेलिजेंस है वो हमारे पास आती है, और जो साथ साथ जो लोकल डिफेंस इंटेलिजेंस नेटवर्क जो हमें ये लोकल डिफेंस कमेटीज़ हमने बनाई थी, विलेज डिफेंस कमेटीज़, उनके ज़रिए हमारे पास आया करती थी, वो पिछले 4-5 साल के अंदर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया इस मिनिस्ट्री ऑफ होम ने। ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम की कमजोरी है, फेलियर है। इससे पहले जब फौज का कंट्रोल होता था, मेरे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय राइफल के अंदर काम किया हुआ है, हमें एक एक परिवार का, किस परिवार में कितने लोग हैं,
कौन उनसे मिलने आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कौन किसके घर में कितने लोग हैं, एक एक चीज का लेखा जोखा फौज के पास था। क्योंकि फौज की यूनिटें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हैंडिंग टेकिंग ओवर का प्रोसीजर है। लेकिन मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने मीडिया के जरिए रिपोर्ट्स देखी और सुनी जिसके अंदर सीआरपीएफ कहती है हमारे पास कोई इस पहलगाम के हमले के समय हमारे पास कोई एसओपी नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स तो आने वाले सेशंस में जो पार्लियामेंट के सेशंस होंगे तो उसमें कांग्रेस क्या पहलगाम का मुद्दा उठाएगी, क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स कराने की बात होगी, क्या इस्तीफों की बात होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी क्लियर है कि ये जो आप टर्न ऑफ इवेंट्स अगर अप्रैल में देखेंगे तो 6, 7, 8 अप्रैल को होम मिनिस्टर जे.एंड.के की सिक्योरिटी रिव्यू लेते हैं। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने जे.एंड.के में श्रीनगर में जाना था, लेकिन उनके दौरे को रद्द कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट्स थी, और वो इंटेलिजेंस इनपुट्स जमीन पर पहलगाम के जो कमांडर्स थे, जो लोकल कमांडर्स थे, जिनकी जिम्मेदारी थी वहाँ पे सिक्योरिटी देने की या इंटेलिजेंस इनपुट्स देने की, तो इसका मतलब ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हुआ। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन जो होती है, टेररिस्ट पाकिस्तान से जिस तरह से भेजे जाते हैं, वो वैली की अगर टोपोग्राफी देखोगे तो अगर ये वैली है तो इसको चारों तरफ ऐसे घेरा हुआ है पीर पंजाल रेंज ने, जो पाकिस्तान तक एक्सटेंड करती है। और पहले ये लोग पुंछ राजौरी इस इलाके से इन्फिल्ट्रेट करते थे और वेस्टर्न साइड से होकर, रियासी और उसके साइड से होकर ये साउथ कश्मीर के अंदर एंटर होते थे, वेस्ट पोर्शन ऑफ द वैली। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से, इससे पहले डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये सारा इलाका बड़ा सैनिटाइज हो गया था, वहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होती थी। लेकिन अब जो एक नया कॉन्ड्यूट, नया रूट पिछले 2-3 साल के अंदर तैयार हुआ है कि ये पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, वहाँ से नीचे होकर साउथ ऑफ जम्मू से निकलकर पीर पंजाल रेंज के ऊपर डोडा, किश्तवाड़ उधर से आते हैं और फिर जो वेस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ वैली है वहाँ से एंटर करते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड जो हमने देखा, और जो बिल्कुल ही शांत इलाके थे, उन शांत इलाकों के जो डोडा, किश्तवाड़ वगैरह शांत इलाके थे, वो भी एक्टिवेट हो गए। तो ये एक बड़ा हमने चेंज देखा। और ये हर साल, क्योंकि बर्फ़ जमती है, अक्टूबर से लेके और मार्च अप्रैल तक बर्फ़ होती है, और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन, जैसे बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है तो इन्फिल्ट्रेशन मार्च एंड से लेके और आगे तक चलती है। तो ये एक समय था जब हमें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो सिस्टम तैयार करने चाहिए थे, वो तैयार नहीं किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने 6, 7, 8 अप्रैल को इसका जायज़ा लिया, कहीं ना कहीं कमी पाई गई, लेकिन देश को बताया गया सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। तो दुनिया सारी जितने भी हमारे टूरिस्ट थे वो जे.एंड.के की तरफ जा रहे थे, कश्मीर, पहलगाम। तो वहाँ उनको नहीं मालूम था, सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं मालूम था क्या कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। टूर ऑपरेटर्स को, टूरिस्ट लोग जो आ रहे हैं, 1,500 से 2,000, 3,000 तक का वहाँ पे फुटफॉल है। तो इतनी लोग जहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या वहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है? तो ये जानकारी ज़रूरी है। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है पहले कि जिम्मेदारियां तय करे, होम मिनिस्टर से लेकर और नीचे तक, जो इंटेलिजेंस के लिए थे, जो डीजी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईबी, रॉ, ये सब, एनएसए, इन सभी लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूरी है, जिम्मेदारी तय करनी ज़रूरी है। अदरवाइज ये भी पहलगाम हमला होने के बाद वो आज भी वो 4 टेररिस्ट कहाँ हैं किसी को नहीं पता, एब्सकॉन्डिंग है। हमारा देश न्यूक्लियर युद्ध की तरफ धकेल दिया गया, किसकी गलती से? होम मिनिस्टर की गलती से। होम मिनिस्टर के नीचे जितने भी डीजीज हैं, उनके, पैरामिलिट्री के, जे.एंड.के पुलिस के,
इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फौज का एक सिस्टम है, अगर इतना बड़ा अटैक अगर फौज में कहीं हो जाता तो अभी तक कई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और कई कोर्ट मार्शल हो जाते। क्या हमारे होम मिनिस्टर का कोर्ट मार्शल हुआ? नहीं हुआ। क्या हमारे डीजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और बाकी सारी तंत्र जितने भी हैं उन सब का कोर्ट मार्शल हुआ? नहीं हुआ। होना चाहिए था। तो इसलिए ये जिम्मेदारी है सरकार की कि पूरा का पूरा जो आज तक 22 अप्रैल से लेके और सीज फायर तक जो कुछ भी हुआ है उस सभी चीजों के बारे में पूरे देश को बताए। और अगर वो नहीं बताते हैं, कांग्रेस पार्टी की बड़ी साफ डिमांड है कि ऑल पार्टी मीटिंग को कन्वीन किया जाए, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी जरूर आए, ताकि जवाबदेही अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी की है। और साथ साथ पार्लियामेंट का सेशन कन्वीन किया जाए। अगर आपको याद हो तो 1962 के अंदर जब वॉर हुई थी, तो उस वॉर के अंदर 17-18 अक्टूबर को हमारी वॉर शुरू हुई थी। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी तब एक यंग एमपी हुआ करते थे, उन्होंने डिमांड की कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। तो नेहरू जी ने स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का 23 अक्टूबर को बुलाया। तो अगर उस समय बुला सकते थे स्पेशल सेशन, तो आज स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं बुला सकते? क्योंकि उसके अंदर सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आनी चाहिए। क्या सिक्योरिटी फेलियर हुआ, क्या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, क्या सिक्योरिटी सिस्टम जो पिछले 4-5 साल में बदला उसमें क्या कमियां खामियां आई, और क्यों इन्फिल्ट्रेशन पिछले समय से अभी बढ़ी, और क्यों ये अटैक हुआ। और उसके बाद जिस तरह से हमने 6 और 7 मई को ऑप सिंदूर लॉन्च किया, मैं आज अपनी सेनाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं। कितने ब्यूटीफुली, कितने बेहतरीन तरीके से, प्रिसीजन के साथ टारगेट आइडेंटिफाई करके और उनके ऊपर अटैक किया। 9 टारगेट को ध्वस्त करने का 6 और 7 की रात को उन्होंने काम किया। जो मिलिट्री को टारगेट दिया वो उन्होंने अचीव किया। मिलिट्री को टारगेट दिया लिमिटेड ऑफेंसिव का। पीओजेके में या पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 150 के करीब ट्रेनिंग कैंप्स, लॉन्च पैड्स या स्टेजिंग एरियाज हैं जहां से इनको हिंदुस्तान में भेजा जाता है। अगर हम, और हमारे पास ग्रिड रेफरेंस के साथ एक एक टारगेट की खबर है, देश की फौज के पास है, और हम उसको 150 के 50 टारगेट्स को एक साथ फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज के अंदर हमें न्यूट्रलाइज कर सकते थे। लेकिन फौज को जितना ऑब्जेक्टिव दिया उन्होंने अचीव किया। तो आपको लगता है कांग्रेस रहती तो फौज को फुल फ्लेजेड सपोर्ट देकर कहती कि जितना कर सकते हो उतना कर दो, या ये पूरे 150 टारगेट्स को खत्म कर दो? आपको ये लगता है? देखिए, ऐसा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण कहाँ। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जो एक लीडरशिप थी, उसके तहत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। यह है डिसाइसिव एक्शन। और यही यूएस प्रेसिडेंट थे वो दिन, तकरीबन 4 या 5 नवंबर की बात होगी, जब वो इंदिरा गांधी जी रिचर्ड निक्सन से मिली थी वाइट हाउस के अंदर। और उस समय पे क्या रिचर्ड निक्सन ने उनको कहा कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तो हमें भी हम आपको आपसे हिसाब लेंगे। इंदिरा गांधी जी उनको धन्यवाद करके बड़े पोलाइटली बाहर निकल के आए। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरहदों की रक्षा करना खुद जानते हैं। तो हेनरी किसी मीटिंग छोड़ दी, उस दिन के प्रोग्राम्स थे उनके न्यूयॉर्क के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, कोई प्रोग्राम में नहीं गई। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी तो हेनरी किसिंगर उस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, वो आए कि मैडम आप कहीं यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर कहीं ज़्यादा हार्श तो नहीं हो गए थे। तो इंदिरा गांधी जी की बात थी कि हम डेवलपिंग नेशन हैं,
हमारी रीढ़ की हड्डी आज भी कायम है। हम अपने देश की रक्षा और सुरक्षा और सरहदों को बचाने के फैसले खुद कर सकते हैं। अब वो जमाना चला गया कि 3-4 हजार किलोमीटर दूर बैठे आका किसी देश को, सेना को, देश के भविष्य को तय करते थे। तो इसलिए आज वो हालात बदल गए हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने वो करके दिखाया था, और जिस तरह से पूरा माहौल तैयार हो गया था पूरे देश के अंदर, पूरी ऑपोजिशन यूनाइटेड, सरकार यूनाइटेड, सरकार के साथ 146 करोड़ लोग। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 6 और 7 की रात के बाद आप लोगों ने क्या महसूस किया होगा। सेना तैयार। मेरे परिवार, मेरी मां खेमकरन सेक्टर से आती है। खेमकरन जो आखिरी विलेज है, लाहौर 20 किलोमीटर है, कसूर 7 किलोमीटर है पाकिस्तान का, और बॉर्डर सिर्फ 2 किलोमीटर के ऊपर है। हमारे खेत बॉर्डर के ऊपर लगते हैं। हमने अपने रिश्तेदारों से, अपने बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई अगर क्या हालात हैं, क्या हालचाल है। कहते हैं जी हालात कोई भी हो, इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हमने कहा आप सेफ जगह पे जा रहे हो? कहते हैं जी हम सेफ जगह पे कहीं नहीं जा रहे, हमारी आर्मी के साथ हम खड़े हैं, उनको जो जरूरत होगी हम उनकी मदद करेंगे, साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। ये जज्बा था पूरे देश के अंदर। इस जज्बे के साथ, इस जज्बे को भुनाने के लिए मोदी सरकार के और मोदी साहब का जो 56 इंच का सीना था वो कम पड़ गया। सर लेकिन घबरा गए। लेकिन ये जो नेशनल यूनिटी वाली फीलिंग है और आर्मी की जो रेडीनेस है किसी भी टाइम पर अपने एनिमी को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देने की, ये चीज़ देश ने 26/11 के वक्त मिस किया, जब देश के इतिहास में इतना खूंखार टेरर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया और हमने रिटेलिएशन के नाम पर सिर्फ उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जो अटैक करने आए थे। उसके बाद जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है उसके आधार पर कह रहा हूं, कांग्रेस ने कोई अग्रेसिव अप्रोच नहीं लिया बॉर्डर्स पर। कांग्रेस बिल्कुल फुल फ्लेजेडली पाकिस्तान पर नहीं गई, जबकि उस वक्त हमने एक जिंदा आतंकी पकड़ा था जो सबूत था कि पाकिस्तान से ही वो सीधे आया है। उसके बावजूद कांग्रेस ने ये नहीं किया। इस बात का दुख बतौर एक फौजी, बतौर एक वर्दीधारी, ये गुस्सा, ये खीज आपको तो रह ही गया होगा ना। जैसे हमारे अंदर है, ये तो आपके अंदर भी रह गया होगा। आपको एक बात मेरी आपने शायद हो सकता है कि नहीं सुनी। 1999 कारगिल युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश एकजुट हुआ है। 146 करोड़ लोग, देश की ऑपोजिशन, देश की सरकार, हमारी सेनाएं, ये सब लोग एकजुट थी। और 26/11 का मैं आपको वाकया याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे लोग लड़ रहे थे, एनएसजी के कमांडो, फौज के कमांडोज, जब उस ताज होटल में और अलग अलग जगहों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे, तो आज के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये उस समय में मुख्यमंत्री थे, ये ताज के बाहर आकर, ऑपरेशन चल रहा है, ताज के बाहर आकर ये वहां पर सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। सरकार का साथ देने की बजाय कहते हैं हम ऐसा कर देते, वैसा कर देते। लेकिन एक जुबान से आवाज नहीं निकली कि आज अगर सरकार कोई फैसला करती है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मारने का फैसला करती है, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन इन्होंने, इनकी जुबान से आप देख सकते हैं उनकी इंटरव्यू, उन्होंने अपनी बढ़ाइयां जरूर कही, ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म के मूड में थी। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 10 में से 9 टेररिस्ट को मार गिराया गया, एक को पकड़ा गया। पूरे देश में, विदेश में, इंटरनेशनली सारी जगह पे पाकिस्तान की इतनी किरकिरी हुई, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई, पाकिस्तान को वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो यूएस दिया करता था उससे हटा दिया गया। ये एक कूटनीतिक जीत थी बहुत बड़ी। और आज पठानकोट का हमला हुआ, कहां है वो टेररिस्ट? कोई खबर नहीं। पुलवामा का अटैक हुआ, कहां है वो टेररिस्ट? राजनीति जरूर की मोदी जी ने उसके ऊपर,
कहा कि बालाकोट में हमने इंसिडेंट इसके खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो हमें पहले टाइम के जो वोटर, क्या हमें वो वोट दे सकते हैं? क्या वो उन शहीदों के नाम पर अपनी वोट डेडिकेट कर सकते हैं? राजनीति की उन्होंने। कहां है वो टेररिस्ट? और ये जो 4 टेररिस्ट जिन्होंने पहलगाम का हेनियस क्राइम किया है, कहां है वो? क्यों नहीं जिंदा पकड़ते? क्यों नहीं जिंदा पकड़ के, हम कहते हैं उनको जिंदा पकड़िए, पता चले उनके कौन कौन से आका थे, किस किस ने कहां कहां पे किसने मदद करी, उनको कॉन्ड्यूट क्या था, किस तरह से उनकी इन्फिल्ट्रेशन हुई, कैसे उन्होंने रैकी की पिछले 10 दिन में। और 10 दिन में अगर रैकी कर रहे थे तो इसका मतलब 5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी वहां पे होने चाहिए थे। इसका मतलब इंटेलिजेंस इनपुट्स इनके पास थी, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं की। तो कहना आसान है। आज हमने जानते बूझते कि इंटेलिजेंस फेलियर है, ऑपरेशनल फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है, उसके बावजूद अपनी सरकार के पीछे पूरा का पूरा अपना वजन झोंक दिया कि हम देश की एकता अखंडता के लिए और इस टेरर अटैक के लिए हम देश की सेनाओं के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन मुझे शर्म आती है इस बात को याद करके या जानकर। आपको भी, आप सब अपने दिल में झांक कर देख सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने आप से कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उनका बयान आता है, वो कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस वी टॉक टू आवर काउंटर पार्ट्स एंड टोल्ड देम दैट वी आर अटैकिंग your terrorist hideouts. Pakistan army can stay away if they wish to, but they did not take our good advice. इसका मतलब मैं ये समझूं कि हमारी सेनाएं 1:05, 6 और 7 की रात को लड़ने के लिए तैयार थी। उनके पास आदेश थे, ग्राउंड अटैक करने के लिए भी आदेश थे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे स्कार्दू से लेकर और नीचे अखनूर तक और पुंछ, रजौरी, अखनूर, कठुआ, सांबा, पठानकोट तक पूरी तरह से एक्टिवेटेड था। आर्टिलरी फायर, ये बहुत तरह की फायरिंग चल रही थी। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स वो कहते हैं कि आगाह करते हैं अपने काउंटर पार्ट को कि हम आ रहे हैं, हमारी सेनाओं के साथ विश्वासघात करते हैं, कहते हैं कि हम आपके पास अटैक करने आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपने उनको सरप्राइज एलिमेंट खत्म कर दिया, आपने सीक्रेसी के एलिमेंट खत्म कर दिया, आपकी ऑपरेशंस उनको मालूम चल गए, उनके रेडार्स सारे ओपन अप हो गए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ओपन अप हो गए। तो ऐसे में क्या हम ये समझें कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी ने उनको मुखबरी कर बता दिया कि हम आ रहे हैं, आप सचेत हो जाओ। हमारा जवान जो लड़ रहा था वो अपनी छाती पे गोली खाने को तैयार था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी पीछे से पीठ के ऊपर हमारे ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमला कर रहे हैं। और एक बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी और ये जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, ये कहती है टेरर एंड टॉक्स इकट्ठे नहीं हो सकते। आपने तो टेरर तो हो गया जब हमारी सेनाएं लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी, तब भी आप उनके काउंटर पार्ट्स के साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गुफ्तगू कर रहे थे, आप टॉक्स कर रहे थे। तो आप झूठ बोल रहे हैं देश को। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया। सर, चूंकि बीजेपी की तरफ से कोई नहीं है, तो मैं विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया राहुल गांधी के बयान के बाद, तो उस पे उनके उस बयान को ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने मिसकोट किया है। बकौल एमईए मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो एमईए ने कहा है कि राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान को मिसकोट किया है। रक्षा सुरक्षा से मामले जुड़े खबरें करने के नाते मैंने भी, या फॉलोअप्स आप भी ले रहे थे जिस तरीके से, तो ये तो पहले दिन के एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था हमारे फोर्सेस की तरफ से और एमईए की तरफ से कि इस ऑप के बाद हमने डीजीएमओ लेवल पर जानकारी वहां दे दी थी कि हमने आपके टेरर आउटफिट्स को हिट किया है, सेना को निशाना नहीं बनाया है, आपको इससे दूर रहना चाहिए। तो ये बात तो पहले दिन ही आ गई थी। अब जयशंकर के इस बयान को, मतलब जो विदेश मंत्रालय कह रहा है कि राहुल गांधी ने मिसकोट किया है,
और राहुल गांधी के इस बयान को फिर पाकिस्तान ले उड़ा। आप ऐसा करिए, आप इस बयान को यहां पर चलवाइए और लोगों से पूछिए। देश इस समय कह रहा है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उन्होंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस, हमने पाकिस्तान को वार्न किया, पाकिस्तान को बताया कि हम टारगेट के ऊपर अटैक, आपके टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम कर रहे हैं, हमने कर दिया नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े जो फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल के हमारे एक अधिकारी रहे हुए हैं, बहुत जगह पे एम्बेसडर रहे हुए हैं और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, कि वो अपनी बात इतनी हल्के में कहेंगे। तो ये जब इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियसली उनके मन में था, जो असल में हुआ था, वो उनके सामने आया और उन्होंने बोल दिया। और अब जो आ रहा है ये कवर अप स्टोरी है, इसको बोलते हैं कुक्ड अप स्टोरी, इसको बोलते हैं कि बचाओ। लेकिन ऐसा है जयशंकर साहब, देश आपसे जानना चाहता है, यही हम पार्लियामेंट के अंदर जानना चाहते हैं। और अगर आप अपनी देश की सेनाओं के साथ जो लड़ाई के मैदान पे जा रही हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, वो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं, चाहे वो हो। मैं चाहता हूं कि इन दोनों मिनिस्ट्रीज का, होम मिनिस्ट्री का और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का, इनके कोर्ट मार्शल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का वायलेशन किया है। अगर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने अपनी जानकारी, ऑपरेशंस की जानकारी कि हम आ रहे हैं, संभाल लो, तो इसका मतलब आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का वायलेशन किया है और इसकी सजा है देशद्रोह। सर, कर्नल सोफिया को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी के विजय शाह, उनके बयान आपने सुने होंगे, जिस तरह से चर्चा के केंद्र में वो रहे, सुप्रीम कोर्ट तक को आना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बाद, और उसके बाद एफआईआर्स होता है। ठीक है, कांग्रेस उनका इस्तीफा मांग रही है, कांग्रेस उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद अगर हम देखें एक सिलसिलेवार तरीके से, तो इस रेस में कांग्रेस भी खड़ी दिखाई पड़ती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी जो हैं वो, उनका अगर मैं बयान कोट करूं तो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। तो उनका ये बयान हो गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता विजय वेटीवार हैं, वो हमले में धार्मिक आधार पर हत्या के दावों पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा बहुत जानी-मानी नेता हैं देश की, कांग्रेस की बहुत कद्दावर नेता हैं प्रियंका गांधी जी, उनके पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। वो सुझाव देते हैं कि हमले में गैर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, क्योंकि आतंकवादी मानते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। इसने भी विवाद को बहुत बढ़ाया। इसके अलावा एक सर भी गायब होने वाला फोटो आपकी तरफ से जारी किया गया था, आप लोगों की पार्टी की तरफ से, जिसमें देश के प्रधानमंत्री का सर गायब था, और उसे बीजेपी ने जोड़ा कि आप एक तरीके से चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं मुसलमानों के साथ इस दौर में भी। तो इसको लेकर अक्रॉस द पार्टी लाइन ये यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं दिखती है, जब आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है लोकसभा के, वो कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के ये नेता इतनी में हिम्मत कहां से आ जा रही है कि ये इस तरह के बयान दे देते हैं? कांग्रेस पार्टी ने 24 अप्रैल को अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। 22 अप्रैल को ये इंसिडेंट होता है। 23 अप्रैल को मोदी जी बिहार में जाते हैं, वहां पर अपनी चुनावी रैली करते हैं, कहते हैं कि इन लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्या उन्होंने मिट्टी में मिला दिया? क्या सिर्फ 9 कैंप थे उनके? बाकी का क्या हुआ? हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ, लश्कर तैयबा का चीफ और
बाकी तमाम जितने भी उनके आउटफिट्स हैं, उन सब के चीफ जो है वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या उनको निस्तनाबूद कर दिया गया? इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 24 तारीख को अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसके अंदर बड़ा क्लियर एक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि जो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। हम 26 जो हमारे टूरिस्ट मारे गए हैं उनके परिवारों के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं। जो भी कार्रवाई मुनासिब सरकार समझती है इन टेररिस्ट के आकाओं तक पहुंचने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए, तो हम उसके साथ हैं। कोई भी एक्शन लो। राहुल गांधी जी ने उसके बाद दोबारा रिआइट्रेट किया और CWC की दोबारा 29 तारीख को मीटिंग हुई, 29 अप्रैल को, फिर 7 अप्रैल को मीटिंग हुई। हर मीटिंग के अंदर एक ही बात कही गई कि हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, सेनाओं के साथ है, जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। तो इसलिए मैं बड़ा क्लियर ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी की एकजुटता सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ थी, है, और आने वाले समय में जब भी कभी ऑपरेशंस होंगे, देश के ऊपर और तिरंगे के ऊपर कभी भी सवाल उठेगा या उसके ऊपर कोई आंख भी उठेगी तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी अपनी देश की सरकार के साथ खड़ी होगी। लेकिन आज पीस टाइम है, आज ऑपरेशंस और सेसेशन खत्म, ऑपरेशन सिंदूर जो है हेल्ड इन अबेंस है, पोस्टपोन्ड है। तो आज जिम्मेदारी है सरकार की और हमारी एक लीडर ऑफ एक ऑपोजिशन के जिम्मेदार नेता होने के नाते या जिम्मेदार ऑपोजिशन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने 146 करोड़ लोगों तक पहुँचें, उन तक बात बताएं, उनकी बात उनको पता होना चाहिए कि देश में क्या हुआ है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और ये बताएंगे, जो जय हिंद सभाएं करेंगे और सारे देश में जाकर अपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, सैनिकों के परिवारों को, वीर नारियों को, हमारे मार्टियर्स के परिवारों को, सबको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 24 तारीख से और 16 जगह पे शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद फिर और बाकी और जगह भी जाएंगे, हर ज़िले में जाएंगे, हर जगह जाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने देश की सरकार के साथ थी, है और किसी भी इवेंचुअलिटी में उनके साथ रहेगी। लेकिन सेना को सलाम करती है, सेना का सत्कार करती है, उनकी कुर्बानियों की वैल्यू करती है। लेकिन जिस तरह से हम जीत रहे थे 10 मई को, सारी जगह इतना अपबीट मूड था। हमारी जो आपने बताया कि कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विक्रम मिस्री, क्या सुंदर गुलदस्ता था। एक हमारी मुस्लिम ऑफिसर, एक हमारे जो व्योमिका सिंह जी लेडी ऑफिसर, फिर उसके बाद हमारे कश्मीरी पंडित, क्या बढ़िया गुलदस्ता था। और उसको अपबीट मूड में थे। सुबह 10:30 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ऐसा था कि भी हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर किसी भी समय चले जाएगा। आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि एक दिन पहले रात को किस तरह से किसी चैनल ने तो लाहौर तक कब्जा कर लिया था, किसी ने इस्लामाबाद पे अटैक करवा दिया था, किसी ने कराची पे अटैक करा दिया था। एक माहौल था, पूरे देश में एक माहौल था। उस माहौल के बाद शाम को जिस तरह से सीज़ फायर अनाउंस हुआ था, तो विक्रम मिस्री साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी कितनी पुल डाउन थी। उसके बाद जो हमारे ऑफिसर्स ने, जो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करी, किस तरह से उनके चेहरे पुल डाउन थे। ये अपबीट मूड, देश के माहौल उसके खिलाफ जा रहा था, क्योंकि हम सीज़ फायर नहीं चाहते थे। आज ये ऐसा मौका था
कि सरकार अगर चाहती तो पाकिस्तान के, जैसे हमने 1971 में उनके 2 टुकड़े कर दिए थे, इंदिरा गांधी जी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में और फील्ड मार्शल मानेक शॉ जी के लीडरशिप के अंदर हम 2 टुकड़े कर सकते थे। तो आज 54 साल बाद हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। एयर नेवी एंड ग्राउंड फोर्सेस हमारी इतनी सक्षम है, सेनाएं वर्ल्ड की बेस्ट सेनाएं हैं, मोटिवेटेड है। तो हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की ताकत रखते थे। लेकिन अचानक जिस तरह से सीज फायर हो गया, वो सीज फायर हमारे ऊपर थोपा गया था। तीसरे कंट्री से 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैंने इन दोनों देशों के बीच में सुलह करवा दी है, सीज फायर करवा दिया है विद फुल एंड इमीडिएट इफेक्ट। अगर वो, मुझे मालूम है कि वो कश्मीर के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर 1000 साल में भी कभी मैं उसका फैसला करा सकूं तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानूंगा। तो ये हमें नहीं चाहिए था। कश्मीर यहाँ पर मुद्दा नहीं था, टेररिस्ट को निस्ते नाबूद करना था। मोदी जी की भाषा में उनको मिट्टी से मिलाना था, मिट्टी में मिला देना था। तो कश्मीर मुद्दा नहीं था, कश्मीर को सेंटर स्टेज पे ले आए। कश्मीर में मीडिएशन हमें मंजूर नहीं है। कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। इस बायलैटरल इशू को उन्होंने किस तरह से थर्ड पार्टी के साथ में दे दिया कि वो मीडिएशन करेंगे और फैसला करेंगे। शिमला एग्रीमेंट का पूरी वायलेशन है। तो ये सारी तरह से जो, और ट्रंप साहब आकाश से, जमीन से, अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, जहां कहीं भी जा रहे थे, हर जगह से यही कह रहे थे कि मैंने इन दोनों स्ट्रॉन्ग नेशंस का, दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री हैं, तो मैंने उनके बीच में समझौता करा दिया। मोदी जी, आपके चैनल से कहना चाहूंगा, आप अपने आप को पाकिस्तान के बराबर रख सकते हैं, लेकिन देश के 146 करोड़ लोग अपने देश को पाकिस्तान के बराबर तुलना नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक टेरर जनरेट करने का एक एपिसेंटर है। वर्ल्ड में कहीं पे भी टेरर अटैक्स होते हैं तो उसकी तार जुड़ती है पाकिस्तान से। और हम देश की, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन फौजें हैं हमारे पास, सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट हमारे पास है, हमारे पास सबसे मोटिवेटेड सोल्जर्स हैं, और हमारा देश चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं, उन दोनों को बराबर एक पलड़े में तोलने का काम किया। और एक चीज़ जो आपने पहले पूछी थी कि जिस तरह से बीजेपी के नेता हमारे कर्नल कुरैशी के बारे में जिस तरह से बयानबाजी की उन्होंने, ये हमें कतई मंजूर नहीं है, चाहे वो विजय शाह हो या कोई और। मैं यहाँ से आपके चैनल से बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि देश की सेनाएं जीत रही थी। जिस तरह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने हमारे पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया, जिस तरह से थर्ड पार्टी की मीडिएशन के जरिए हमारे ऊपर सीज फायर थोपा गया, तो जिस तरह से ऑपरेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी फेलियर पहलगाम में हुए, तो लोग उसके बारे में सवाल ना कहीं पूछ लें। तो इसलिए कहीं ये मोदी जी आपकी सुनियोजित तौर पे एक ये सोची समझी साजिश है कि आप अपने मंत्रियों को, नेताओं को अनलीश कर देते हैं कि आप कुछ भी उल्टी सीधी बयानबाजी करें और देश का माहौल जो है वो किसी और दिशा के अंदर ले जाएं। कांग्रेस तो नहीं मिली हुई है, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। कांग्रेस तो नहीं मिली हुई है बीजेपी से, इसीलिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। नहीं तो फिर वो कांग्रेस के लीडरशिप भी तो जो नेता है, मतलब कर्नाटक के मुख्यमंत्री का होना बहुत बड़ा पोस्ट है सर। वैसे उसके अलावा भी मैंने आपको कुछ बयानात बताएं, कांग्रेस के लोग भी बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। मैच फिक्सिंग तो नहीं हो सकती कम से कम कांग्रेस बीजेपी में? देखिए, कांग्रेस की एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, जो फैसले लेती है और सारे के सारे फैसले उस सबको मान्य होते हैं। इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन हमारे लिए एक गॉस्पेल ट्रूथ है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। इंडिविजुअल के बारे में मैं बात करना नहीं चाहूंगा। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी का कंसर्न कोई भी उठाता है
तो हर आदमी, आज आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा, कोई भी, कि अगर 22 अप्रैल का पहलगाम का हमला और जिस तरह का टेररिस्ट अटैक था वो नहीं हुआ होता, सिक्योरिटी दी होती, तो शायद आज देश न्यूक्लियर वॉर के मुहाने के ऊपर नहीं खड़ा होता। जब सरकार का पूरा कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी समर्थन किया, और जब सीज फायर तक तो ये शांति और ये समर्थन चलता रहा, लेकिन उसके बाद सवालों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो चुका है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो राहुल गांधी जब ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितने विमान गिरे, तो ये क्या जानना चाहते हैं और क्यों जानना चाहते हैं? आपको एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप पिछले 1 महीने से, चाहे वो टीवी के ऊपर हो, चाहे वो फोन के ऊपर हो, जानकारी हासिल करना चाहते हो कि हमारे देश का क्या हुआ, हमारी लड़ाई का, हमारी सेनाओं का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, हमारे कितने जहाज अंदर चले गए, कितनी मिसाइलें हमने मार दी, किस किस इलाके को हमने जो है मिसाइलों से ठोक दिया, क्या हमने कराची के ऊपर ठोक दिया, क्या हमने बहावलपुर पे ठोक दिया, क्या हमने सरगोदा एयरपोर्ट को ठोक दिया, जानना चाहते हैं ना। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा क्या नुकसान हुआ, कहीं हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो गया इस लड़ाई के अंदर। लड़ाई, इट्स अ ब्लडी वॉर, खून की लड़ाई है भाई। अब चाहे हमारा आदमी जाए, चाहे उनका आदमी जाए, लड़ाई के अंदर खून बहता है। हम लोग अपने फैसलों से या तो अपना खून बचा सकते हैं या दूसरे का, एनिमी का खून कर सकते हैं। ये लड़ाई है, ये लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर हमें जानने का अधिकार है, एक नागरिक होने के नाते, कि हमारे देश के साथ क्या हुआ। हमारी देश की सेनाएं, एक एक बच्चा देश की सेनाओं के लिए उसका दिल धड़कता है। देश के सैनिक अगर एक कहीं पे शहीद होता है तो उसके आसपास के इलाके के लाखों लोग उसकी अंत्येष्टि के अंदर उमड़ पड़ते हैं। यह है हमारा देश, भावनाओं का देश है। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि ये बयान जो राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे हैं, वो आपके दिमाग में, जहन में भी सवाल आएगा। अगर आपको पता चलेगा कि मेरी सेनाएं आगे लड़ाई लड़ रही हैं, और यहां पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं, तुम देख लेना, मुखबरी कर रहे हैं अपनी सेनाओं की कि हम आ रहे हैं और तुम देख लेना भाई, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जब तक ये जयशंकर जी का बयान नहीं आया था, कांग्रेस पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाए। लेकिन आज एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट मैं भी जानना चाहता हूं, और ये देश की सारी सेनाएं जानना चाहेंगी, पूर्व सैनिक जानना चाहते हैं। इतना बड़ा रोष हमारे देश के अंदर है कि एक तरफ हमारी सेनाएं लड़ने जा रही हैं और आप 1:05 के ऊपर 7 तारीख को आप उनसे बातचीत करते हैं। नो टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। टेरर हो चुका, सेनाएं पाकिस्तान को ठोकने जा रही हैं, और आप अपने काउंटर पार्ट से वहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी सेनाएं आ रही हैं, अपने रडार्स खोल लीजिए, आप अपने एयर डिफेंस खोल लीजिए, हम लोग आ रहे हैं। अरे मुखबरी कर रहे हो, जवाब देना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने सही सवाल पूछा है, सही सवाल पूछा है। मैं पूछता हूं, सारी सेना पूछ रही है, सारे पूर्व सैनिक पूछ रहे हैं। क्या ये जो जिज्ञासा है सच जानने की, क्या वो राफेल को लेकर खास तौर से है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग 2 चीजें पूछ रहे हैं कि अटैक किसने किया? जहाजों ने किया। जहाजों के अंदर मिसाइल थी, या तो मिसाइल गई या जहाज गए। तो हम लोग, और ज़्यादातर जो शुरुआत में और जो खबर आ रही थी, हमारे राफेल भी गए, मिराज भी गए, MiG-29 भी गए, सुखोई भी गए। अब हमें एग्जैक्ट ना तो हमें मालूम, ना हमें जानकारी, और ना हम डीजी एयर ऑप्स ने ये बताया नहीं कि कौन कौन से हथियारों का, कौन कौन से जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशंस के अंदर। लेकिन कई जगह पे खबर आई कि राफेल गिर गया, कि कोई कहता है मिराज गिर गया।
तो ये एक जिज्ञासा भी है और एक मेरा अधिकार है एक नागरिक होने के नाते, और उनका भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते लोकसभा में, कि पता होना चाहिए कि हमने इस लड़ाई के अंदर एस जयशंकर जी के इस खुलासे के बाद या उनके मुखबरी करने के बाद हमारी सेनाओं का क्या नुकसान हुआ, हमारे ग्राउंड फोर्सेस को किसको, अगर इनके बयान, इनके पाकिस्तान को आगाह करने के बाद अगर हमारे इंडियन एयरफोर्स का कोई नुकसान हुआ है, जहाज़ों का कोई नुकसान हुआ है और हमारी सेनाओं का, ग्राउंड फोर्सेस का नुकसान हुआ है, तो वो सवाल पूछना उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, और पत्रकार होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। सर, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान विदेश सचिव रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग करते रहे, आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी, प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन किया और उसके बाद डीजीएमओज ने भी लगातार ब्रीफिंग की, देश को अपडेट देते रहे। अगर इस सवाल और इन जैसे कुछ और सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी तरह की चीज़, कोई सच है जो छुपाया जा रहा है और इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं? देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पब्लिक रैलियों के अंदर ये बात नहीं आएगी। ऑल पार्टी मीटिंग आप कन्वीन करिए, उसके अंदर सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, उस सेशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि क्या हमें नुकसान हुआ, क्या हमें फ़ायदा हुआ। और उसके अंदर अगर कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं जो देश में वो नहीं बताना चाहती फौजें, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन उसकी आनी चाहिए। पार्लियामेंट जब कन्वीन होगी तो ये सारी बातें एक एक करके सामने आएंगी। तो जहाँ तक बात है, अगर हम फौजों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। डीजीएमओ अपना काम कर रहे हैं, डीजी एयर ऑप्स अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशंस किए हैं, जो उनको टास्क दिए गए थे वो पूरी तरह से अचीव किए हैं। और किसी भी लड़ाई के अंदर दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव 100% अचीव्ड और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव 100% फेल। ना वो पूरे टेररिस्ट कैंप खत्म हुए, ना टेरर और टॉक बंद हुई। और जिस तरह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने जिस तरह से हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, जिस तरह से हमारा सीज फायर हुआ, सीज फायर को किस तरह से थर्ड पार्टी के अंदर ने करवाया, और वो बार बार कह रहे हैं। और मोदी जी इतना भी मादा नहीं रखते हैं कि ट्रंप को खरी खरी, जैसे इंदिरा गांधी जी ने रिचर्ड निक्सन को कही थी, खरी खरी सुना दें कि ट्रंप साहब आप अपनी जुबान को बंद रखिए, आप झूठ बोल रहे हैं। या ये बात मान जाइए देश के सामने कि ट्रंप साहब, मैं आपके दबाव में आ गया और हमने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। दोनों में से एक ही बात है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल नैरेटिव का पॉलिटिकल फेलियर है, 100% फेलियर है। आप मुझे एक चीज बताइए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, हिंदुस्तान जीतता है तो कितने पटाखे फूटते हैं? सारे देश में हम लोग भी फोड़ते हैं। लेकिन सीज फायर के बाद, सीज फायर के दिन हम एडवांटेजियस पोजीशन में थे, बहुत मौका था, दस्तूर था, समय भी था, और हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने का मादा रखते थे, हमारी सेनाएं मादा रखती थी। लेकिन अचानक सीज फायर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, 146 करोड़ लोग मायूस हो जाते हैं। किसी एक घर में बम फोड़ा गया, पटाखा फोड़ा गया कि हम जीत गए। आपको लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है तिरंगा यात्रा करके कि हम जीत गए भाई, सुन लो, हम जीत रहे थे। लेकिन आपने रोक दिया, हमारी सेनाओं को रोक दिया। हम सेनाओं के ऊपर सवाल नहीं बिल्कुल भी उठाते, क्योंकि सेनाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपने उनको सही काम नहीं करने दिया।
दावे अब ट्रंप साहब कर लें कि उन्होंने सीज़ फायर करवाया या प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से पहल हुई। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? सीज़ फायर एक सेंसिबल फैसला था जो लिया गया और वो सही था? देखिए, लड़ाई कोई देश नहीं चाहता। हम कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे हैं। हमने अख्तियार दिया था अपनी सरकार को 22 अप्रैल के हमले के बाद कि आप जो भी डिसाइसिव फैसला करेंगे, स्ट्रांग फैसला करेंगे, प्यूनिटिव फैसला करेंगे टेररिस्ट के हकाओं को ख़त्म करने के लिए, चाहे उसके लिए पाकिस्तान की सरकार भी क्यों ना हो, तो हम आपके साथ हैं। ये मैंडेट हमने दिया था। मोदी जी ने बिहार में जाकर कहा था मिट्टी में मिला देंगे। इनके बहुत सारे नेता कहते थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेके आएंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने कुछ दिन पहले हम बयान दिया था कि हम पीओके को लेकर आएंगे। तो आज आपके पास मौका भी था, दस्तूर भी था, समय भी था, फौजें तैयार थी, क्यों नहीं आपने किया? आज आपको करना चाहिए था। मेरा आपके ये पास सवाल है, ताकत आपको क्या लगता है क्यों नहीं सरकार ने किया? क्यों सीज़ फायर के लिए मान गई सरकार? 56 इंच का सीना कमजोर पड़ गया। प्रधानमंत्री जी की और इस मोदी सरकार की जो रीढ़ की हड्डी थी वो कमजोर पड़ गई, बेंड हो गई। ट्रंप के दबाव में जो आदमी वाहवाही बटोरता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा। सिंदूर हमारी महिलाओं की इज्जत भी है, ताकत भी है, और सिंदूर हमारे पुरुषों का रक्षा कवच भी है। इस विश्वास के साथ हमारे सैनिक लड़ाई के मैदान में लड़ने गए थे। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि मैंने कहा लेट्स डू सम ट्रेड, सौदा करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। तो मोदी जी, आपने हमारे देश के महिलाओं के सिंदूर का, पुरुषों के इस रक्षा कवच का, ऑपरेशन सिंदूर का सौदा किया है। इसके लिए आपको देश कभी माफ नहीं करेगा। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर एक सवाल एक और जो एफएक्यू तरह का भी है, जिस विवाद को लेकर आप विदेश मंत्री पर मुखबिरी का आरोप लगा रहे हैं और ये बात तो हुई, ये बात तो साबित हुई कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को बताया गया कि अटैक हम कर रहे हैं। विवाद ये चल रहा है कि पहले बताया या बाद में बताया या उस दौरान बताया। तो युद्ध के दौरान अपने दुश्मन देश को बताने का नियम, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? जब फौज अटैक करने जाती है तो दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। और फौज में किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे बड़ी जो चीज चाहिए होती है सरप्राइज, शॉक, सीक्रेसी ऑफ योर ऑपरेशंस। क्या आप अपनी हथियार इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, वो सारी चीजों का सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। वो युद्ध से पहले या युद्ध के दौरान या बाद में? युद्ध से पहले पूरी तरह से रेडियो साइलेंस होता है। उनको ये नहीं मालूम, फौज का जो एसओपी है, हम अपने रेडियो सेट्स जब फॉर्मिंग अप प्लेस के ऊपर जाते हैं, एफयूपी पे जाते हैं, जहां से हमने अटैक लॉन्च करना होता है, तो हम अपने रेडियो साइलेंस में मोड में जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर नहीं होता, कोई रेडियो इक्विपमेंट नहीं होता, आपस में कोई बातचीत नहीं होती। पहले से तय होता है कि मैंने यहां पहुंचना, तूने यहां पहुंचना, तूने यहां पहुंचना, एयर डिफेंस यहां पे होगी, टैंक्स यहां पर होंगे, मिसाइल्स यहां पे होंगी, एयर अटैक यहां से आएगा। सब चीज पहले से सैंड मॉडल के ऊपर डिस्कस होती है और उसी के हिसाब से चलते हैं। सीक्रेसी को पूरी तरह से कायम रखा जाता है ऑपरेशंस के से पहले। और जो सक्सेस ऑफ एनी ऑपरेशन इज स्पीड, सरप्राइज, शॉक एक्शन, सीक्रेसी। अगर एक भी चीज इनमें से खत्म हो जाती है तो ऑपरेशन खत्म हो जाता है। ऑपरेशन नहीं, हम अपना ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। तो ये जब जयशंकर प्रसाद जी अपने मुंह से कह रहे हैं
At the start of operations, we informed our counterparts. It means कि उन्होंने ऑपरेशन शुरू होने से पहले उनको बताया। तो आप देश के और सेना के गुनाहगार हैं कि आपने मुखबरी करी है, आपने उनको पाकिस्तान को सचेत किया है। क्या यही एसओपी जो है वो जब एयर स्ट्राइक हुई थी, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तब भी पालन हुआ था? क्योंकि उस समय ये विवाद नहीं आया था कि बताया नहीं बताया, बस इतना ही जश्न मनाया गया कि हमने उनको डैमेज किया। देखिए, बेसिक्स ऑफ ऑपरेशंस वो बिल्कुल सही रहते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो नेवी हो। 1971 की लड़ाई का 4 दिसंबर का दिन, मैं 4 और 5 की जो रात है, दिसंबर की रात, उस दिन हमारे नेवल फ्लीट्स ने, हमारी पनडुब्बियों ने, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने, जहाजों ने कराची एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, कराची की पोर्ट को ध्वस्त कर दिया। क्यों कर पाए? अगर पहले से पता होता तो क्या कर पाते? तो ये बड़ा जरूरी है कि हम वो कर पाए, क्योंकि सरप्राइज था, स्पीड था, शॉक था, सब कुछ था। तो इसलिए किसी भी ऑपरेशन की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स नहीं देने, अपनी डिस्पोजिशंस नहीं देनी, अपना इंटेंशन नहीं देनी, अपनी ऑब्जेक्टिव्स नहीं देने। तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएंगे, तभी उस टारगेट को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी है, चाहे वो रोग कंट्री है, लेकिन प्रोफेशनल आर्मी है। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, अपने जहाज हैं, उनके पास अपने रेडार्स हैं, तो वो अपने सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स को ओपन अप कर देंगे। उनके पास बहुत सारे ड्रोन्स हैं, जिस तरह से आपने देखा स्वर्म्स ऑफ ड्रोनों के जो है टिड्डी दल हमारे ऊपर आ रहे थे, जिसको हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो 6 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। तो अगर उनको ये जानकारी थी तो मैं ये भगवान का शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि उनको जानकारी थी, उसके बावजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उनका ओपन अप था, एयर डिफेंस ओपन अप थे, उसके बावजूद भी हमारे जो पायलट्स थे उन्होंने बेहतरीन काम किया। जिस तरह से पता चल रहा है 5 टारगेट जो है आर्मी ने न्यूट्रलाइज किए, कुछ 4-5 टारगेट जो है वो एयरफोर्स ने न्यूट्रलाइज किए। तो मैं भगवान से का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे सैनिक, हमारे पायलट इस ऑपरेशन के बाद, चाहे इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई थी तो उसके बाद भी वो सुरक्षित हैं, ये मैं कामना करता हूँ। और इसीलिए हमारा जो सवाल है वो बड़ा क्लियर है, राहुल गांधी जी का सवाल क्लियर है कि आपके इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर हमारे प्लीज़ इन्फॉर्म, आपकी जो चुप्पी है वो बड़ी खतरनाक है, डरावनी है, डैमनिंग है कि हमने कितने जहाज खोए, कितने सैनिक खोए आपकी इस इंफॉर्मेशन को लीक करने के कारण। तो ये हम जानना चाहते हैं, हर कोई जानना चाहेगा, आपको भी जानना चाहिए, आपको पत्रकार होने के नाते एक एक आदमी को जानना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपकी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने सैनिक चले। इन सारे सवालों के जवाब आरटीआई से तो नहीं मिल सकते ना? कितने विमान गिरे, कोशिश कर लीजिए, लेकिन ऐसा है कि इन सब सवालों के जवाब आपको मैं बता सकता हूं। मेरे पास इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से तकरीबन 20 जवान हमने खो दिए हैं 22 अप्रैल के बाद से, जिनमें से 10 जवान हमारे ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 तारीख को जब शुरू हुआ तो उसके बाद 10 जवान हमारे इसके अंदर शहीद हो गए। इनमें से 2 अग्निवीर भी हैं। क्या वो अग्निवीरों को शहीद का दर्जा मिलेगा, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा? क्या उनसे जो पहले भेदभाव हो रहा था वो भेदभाव रुक जाएगा? क्या उनको रेगुलर सैनिक के माफिक पूरी तरह से जो चीज़ उनको दी जाती है, कॉम्पनसेशन दी जाती है, उनके परिवारों को मान और सम्मान दिया जाता है, क्या वो दिया जाएगा? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपके ज़रिए अपनी सरकार से, और ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार चेत जाओ, हम ऑपरेशन सिंदूर आपके हिसाब से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है, पोस्टपोन्ड है लेकिन चल रहा है। तो हमें आज ज़रूरत है अपने इन
इस अग्निपथ स्कीम को रिव्यू करने की और अग्निवीरों को रेगुलर करने की और जितने भी जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर रेगुलर सैनिक भर्ती करने की, ये कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। ये मैं आपके जरिए कहना चाहूँ। जी बिल्कुल, सीज़ फायर है, मतलब युद्ध विराम है, तो युद्ध तो चल युद्ध रहा है, विराम लेकिन उस पर है। ब्रेक लगा हुआ। एक कन्फ्यूज़न जो कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ दिन पहले आया था, जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी और उस बीच में एक नया फ्रंट खुल गया भारत और तुर्की का। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, जो भावनाएँ, जो सरकारी फैसले लिए जा रहे हैं तुर्की को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जयराम रमेश जी की एक दिन पहले, मेरे ख्याल से कल या परसों में, एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी ये एलिगेशंस लगाए हैं उनके खिलाफ कानूनी और क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। तो ये बयान अपने आप में आपको पूरा का पूरा इसका जवाब देता है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान है, तो उससे ज़्यादा किसी और चीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल जो थोड़ी राजनीति से जुड़ा हुआ हो सकता है। इससे पहले जो पाकिस्तान पर जो भारत की तरफ से एक्शन हुए थे, उस समय सबूत मांगे गए, ऐसी एक राजनीति शुरू की गई। अब जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसको कि यकीनन सरकार और बीजेपी पसंद नहीं कर रही है। तो क्या कांग्रेस को कहीं इसका कोई राजनीतिक नुकसान हो सकता है कि फिर से सबूत मांगने, सवाल पूछने वाली जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, सबूत की आप बात कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि किस सबूत, क्या हमने ऐसे सबूत मांग लिए। हम तो अपने सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जब तक ऑपरेशन चल रहा था, आप दोबारा से ऑपरेशन रिज्यूम कर दोगे तो हम कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन जब ऑपरेशन आपने होल्ड कर दिया है, हेल्ड इन अबेंस है, रुका हुआ है, पोस्टपोन्ड है, तो आपको लेसन तो लर्न करने पड़ेंगे कि इसमें क्या खोया, क्या पाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये सब चीज जानना, ये एक प्रोसेस है। हम कोई भी छोटे से छोटी एक्सरसाइज करते हैं, कोई लड़ाई में जाते हैं, कोई चीज करते हैं, कोई टेररिस्ट ऑपरेशन करते हैं, जाने से पहले ब्रीफिंग करते हैं और आने के बाद डीब्रीफिंग करते हैं कि क्या हुआ। तो ये डीब्रीफिंग का टाइम है। ये सवाल अगर ये फौज इस समय पूरी तरह से डीब्रीफिंग के मोड में होगी, अपने अपने डिफरेंट लेवल के ऊपर डीब्रीफिंग कर रही होगी कि किस किस लेवल के ऊपर हमने क्या क्या चीज़ की और क्या क्या चीज़ कमियां रहेगी, ताकि आगे से कोई वो कमी ना रह जाए। तो ये एक प्रोसेस है, क्योंकि लड़ाई जब मैंने कहा कि लड़ाई जो है ये इसमें ब्लड शेड होता है। The more you sweat in peace, the less you bleed in war. तो ये इस टाइम पे पीस है, इस समय पे अपनी कमियों को, अपनी चीजों को, अपने स्टॉक टेकिंग करने का समय है। तभी हम दोबारा, जब ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा, तभी हम पूरी तरह से और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। ये एक प्रोसेस है। सर, मेरा सवाल अग्निवीर योजना को लेकर है। चूँकि मैं मेरे गांव देहात में देखती थी अग्निवीर योजना आने से पहले तकरीबन 15 साल का जो एक नौजवान है वो बोलता था कि मैं सेना में जाऊंगा, रेस लगाऊंगा। तो मैं देखती थी कि गांव के बाहर उसको हम अपनी देसी भाषा में गोहरी बोलते हैं। गांव के बाहर जो है वो बहुत रेस लगाते दिखते थे, सुबह रेस लगाते थे, शाम को रेस लगाते थे। अब वो जो तादाद है सर, वो मात्र 20% बच गई है। तो अग्निवीर योजना से मैं कहूँ कि युवाओं में तो है नाराजगी एक तरह से, लेकिन इससे भारत की सेना पे क्या असर हो रहा है और ये सेना के लिए कितना बड़ा नुकसान माना जाए? आप बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। हम्म। ये वर्म्स से भरा हुआ बॉक्स है। कितने इसमें से वर्म्स निकलेंगे, क्या कह सकते हैं। ये पंडोरा बॉक्स है। अग्निपथ योजना, आपने देख लिया कि जिस तरह से हम 2.5 फ्रंट लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाइना हमारे को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, और 0.5 का मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें ऑक्यूपेशनल आर्मी चाहिए, रेगुलर आर्मी चाहिए। हमें भाड़े के या 4 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो सैनिक हैं वो नहीं चाहिए। हमें फुली ट्रेंड आदमी चाहिए जो आज इस टेक्नोलॉजी को समझ सके और उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सके। तो जो आपने कहा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं भी एक गांव से आता हूं। गांव देहात के बच्चे, मैं 4थी पीढ़ी का फौजी हूं।
मेरे सगे चाचा 1962 के शहीद हैं। और ऐसे ही तमाम जो लोग हमारे ग्रामीण परिवेश से, अगर ग्रामीण अंचल से आते हैं, उनका एक ही सपना होता था कि फौज में हमें भर्ती होना है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2022 में जब ये इस योजना को लेकर आए हैं, अग्निपथ योजना को, उसके बाद जो 2023 और 24 के अंदर जो भर्तियां हुई, पहले 1-1 करोड़ लोग भर्तियां देखते थे, उसके बाद मात्र 11 लाख रह गए। जो बच्चे सुबह सुबह भाग दौड़ किया करते थे, तैयारी किया करते थे, जो 12-13 साल के होते थे, तभी से कोशिश होती थी कि भाई मैं किसी तरह से तैयारी करके जो है 17-18 साल के अंदर भर्ती हो जाऊं, तो वो सब सपने तोड़ दिए। उनका पहला सपना होता था देश की सेवा करना, देश की सेना में भर्ती होना। नौकरी बाद का बात थी, लेकिन वो पहला उनका काम होता था कि मैंने देश के लिए काम आना है। तो ये सारा का सारा जो ट्रेडिशनली जो लोग आया करते थे, उन सबको काटने का काम किया इस मोदी सरकार ने। अब रही बात इस योजना का इम्पैक्ट, बहुत खतरनाक इम्पैक्ट। 2020, 21, 22 कोरोना की वजह से हमारे देश में तकरीबन 75,000 से 80,000 के करीब सैनिक हर साल भर्ती हुआ करते थे। 2020, 21, 22 में कोई भर्ती नहीं हुई, तो हमारे तकरीबन 2.25 लाख से ज़्यादा सैनिक कम हो गए। उसके बाद जब भर्तियां खुली तो 2023-24 के अंदर और अभी जो कंटिन्यूस जो भर्तियां चल रही हैं, 80,000 की जगह पे 40,000 अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। और जो फिर 30 से 40,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही, तो आज हमारी सेनाएं जो पहले 15 लाख की हुआ करती थी, वो 12 लाख रह गई हैं। 25% का लॉस है हमें। उस लॉस का नतीजा जे.एंड.के के अंदर, जो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, जे.एंड.के के अंदर जो काउंटर टेररिज्म का जो ऑपरेशंस होते थे, सरहदों पे एलओसी के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन रोकने का काम होता था, वो फौज के पास था। और राष्ट्रीय राइफल बटालियंस और जो जे.एंड.के के अंदर जो यूनिट्स होती थी, उनके अंदर 110% स्ट्रेंथ दी जाती थी। अगर 100 ऑथराइज है तो 110 दिए जाते थे कि छुट्टी वुट्टी सब चीज को मिला के। और उसके बाद आज अग्निवीर आने की वजह से और जिस तरह से हमारे 3 लाख के करीब सैनिक कम हो गए हैं, उसकी वजह से आज हमारी जे.एंड.के में जो बटालियंस हैं, उनकी स्ट्रेंथ 75% रह गई है। तो तकरीबन आप 35% से ज़्यादा हमारे स्ट्रेंथ हर यूनिट के अंदर कम हो गई है। तो जो एक बटालियन 10 से 15 किलोमीटर का इलाका देखा करती थी, आज उसको 25 से 30 किलोमीटर का इलाका देखना पड़ रहा है। और इनकी वजह से जो गैप्स आ गए हैं, वो गैप्स की वजह से इन्फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जे.एंड.के का इलाका एक ऐसा है जहाँ पर एक एक चप्पे चप्पे को आपको कवर करना है। चाहे हमारे पास वहाँ पे अंडरग्राउंड सेंसर्स हैं, चाहे वहाँ पर हमने कई जगहों पे फेंसिंग कर रखी है, कई जगहों पे हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के सिस्टम लगा रखे हैं, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार्स लगा रखे हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स लगा रखे हैं। लेकिन टेरेन डिफाइल जिस तरह से है, उबड़ खाबड़ टेरेन है, तो वहाँ पर जब तक आप उसको ग्राउंड को होल्ड नहीं करोगे, तब तक आप वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन रोकने के काबिल नहीं हो पाते। तो ये एक एरिया खुल गया है। अब इससे पहले, अग्निवीर से पहले, जो जे.एंड.के की जो सिक्योरिटी होती थी, वो पूरी की पूरी सेना के अंडर कंट्रोल होती थी। अब वो सेना से अधिकार ले लिया मिनिस्ट्री ऑफ होम ने कि मोदी जी के शाह साहब कहते हैं मैं हूं सब कुछ, मैं ही जे.एंड.के को चलाऊंगा, मैं ही उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी रखूंगा। रखना चाहते हो तो रखो। सेना 15 लाख से 12 लाख हो गई। पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी अभी कई बटालियन, जो बीएसएफ की कई बटालियन, सीआरपीएफ की कई बटालियन को रेज करना पड़ा है। क्यों रेज करना पड़ा है? क्योंकि उनको अब जे.एंड.के के अंदर भेजा जा रहा है। तो अब पिछले 1 साल का, अगर आप सिर्फ 1 साल का इतिहास उठा के देखेंगे, तो हमारी इन्फिल्ट्रेशन की जो बिड्स हैं, कितने इन्फिल्ट्रेशन हो रही हैं, तो
तो वो उनकी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। जैसे ही ये मोदी सरकार 2024 में आई, उसके बाद आपने लगातार देखा होगा कि पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, इस एरिया से कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई, कितने लोगों को सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया। तो ये सारी की सारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो चरमरा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर हमारा J&K का सिक्योरिटी सिस्टम चरमरा गया है। जो हमारे विलेज डिफेंस कमेटीज 90s में बनाई गई थी, 2000 में बनाई गई थी, वो सारे के सारे लोग या तो बुजुर्ग हो गए हैं। 2020 के बाद 2020-21 के अंदर इन सारों को डिसमेंटल कर दिया गया। डिसमेंटल का मतलब आपके जो विलेज डिफेंस कमेटीज को जिनको हथियार दिए गए थे सेल्फ डिफेंस के लिए अपने विलेजेस की, वो ख़त्म कर दिए गए। उनके ख़त्म करने से जो हमारे को लोकल इंटेलिजेंस आती थी, वो हमारे को बताते थे, फौज के साथ ऑपरेट करते थे, वो हमें बताते थे कि यहाँ कोई सस्पिशियस मूवमेंट है जी, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ देख सकते हैं इस घर के अंदर कोई और एक नया आदमी कोई आया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास लोकल इंटेलिजेंस के जरिए आया करती थी। लोकल इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ध्वस्त कर दिया है। CRPF, BSF, पैरामिलिट्री, J&K पुलिस, उनके उतने प्रोटोकॉल्स नहीं हैं। जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारे पास स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है बहुत सारी जगहों के। वो ये कहते हैं कि पहलगाम का अटैक जब हुआ तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट के बारे में हमारा कोई SOP नहीं था। वो ये कहते हैं कि इसके लिए QRT कहाँ से आएगी, कौन जाएगा, किसको इन्फॉर्मेशन जाएगी, कैसे, किसने सबसे पहले पहुँचना है, रीइंफोर्समेंट कहाँ से आएगी, एवैक्यूएशन ड्रिल क्या होगी, कहाँ इनको एयर एवैक्यूएशन होगी, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में लेके जाएगी, कोई SOP नहीं। फौज लेकिन जब भी काम करती है वो एक एक SOP बनाती है। वो खड़े होने का भी SOP बनाती है, चलने का भी SOP बनाती है, यूनिफॉर्म पहनने का भी SOP बनाती है। तो फौज ने अपना काम बखूबी किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इस पूरे प्रकरण के अंदर हमारा नुकसान किया। और जो अग्निवीर योजना है उसने हमारी सिक्योरिटी सिस्टम्स को J&K के अंदर चरमराने का एक काम किया है। आप हमारे मंच पर आए, आपने बहुत विस्तार से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बस आखिरी में मैं आपसे इस मंच का अनुभव पूछना चाहूँगा और साथ में ये पूछना चाहूँगा कि देश को इस दौर में कांग्रेस क्या संदेश दे रही है, और ऐसे दौर में कांग्रेस ने जिस तरह का एकीकरण दिखाने की इस बार कोशिश की, तो पहले के मुकाबले इस बार कांग्रेस ने क्या सबक लिया है? देखिए, पहले तो आप सब लोगों के साथ मिलकर बात करके और अपने विचार साझा करके और यंग जनरेशन को, क्योंकि आप भी एक ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है जिसके ज़रिए लोगों तक बात पहुंचती है, बहुत पॉपुलर हैं आप, तो आपके ज़रिए ये बात सब देशवासियों तक पहुंचेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर जो सोशल मीडिया की जो दहशतगर्दी है, डिजिटल दहशतगर्द है, वो आज बहुत प्रेवलेंट है। तो वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाते हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से अगर वो सही बात हमारे जवान लोगों के तक, हमारे देशवासियों तक पहुंचेगी तो बहुत अच्छा होगा और उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा। अब रही बात, देश पिछले 1 महीने से बहुत ही डिफ़िकल्ट समय से गुजरा है। कांग्रेस पार्टी अपने देशवासियों को एक संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, देश के मुद्दों के लिए सरकारों के साथ खड़ी है, लेकिन आंख की पट्टी अंधभक्ति नहीं करेगी। ऑपरेशंस जब तक चलेंगे हम देश के सेना के साथ, सरकार के साथ हैं। सेना अच्छा काम करती है, सेना किसी भी सरकार की बपौती नहीं है। इस सेना के ऊपर कभी भी आज तक राजनीति नहीं की गई थी। 1971 का युद्ध हुआ था, उसके बाद कोई सेना के ऊपर कोई राजनीति नहीं की थी, किसी ने वोट नहीं मांगी थी।
लेकिन यहाँ पर सेना के नाम पर जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, बीजेपी और एनडीए की सरकार, मोदी सरकार जो है, जो जिस तरह से राजनीतिकरण करती है, ये मैं आपके यहाँ से एक नारा भी कहना चाहूँगा कि जब जब मोदी सरकार तकलीफ में आती है तो सेना को आगे करती है, सेना के कंधे से रखकर बंदूक चलाती है। पिछले कई समय के अंदर हमने देखा है कि वो सैनिकों को, क्योंकि सैनिकों की सब लोग इज्जत करते हैं, सैनिकों के लिए सैनिकों के साथ उनको इस्तेमाल करते हैं अपने देश की प्रचार, अपनी स्कीम्स का प्रचार करने के लिए। जिस तरह से हमने पिछली बार देखा, सेल्फी पॉइंट्स हमारे कैंटोनमेंट के अंदर बनाए गए। वो सेल्फी पॉइंट हमारे कैंटोनमेंट्स के अंदर क्या इक्विपमेंट है, क्या है, कितने लोग हैं, क्या उनका ऑपरेशनल टास्क है, बहुत सारी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस जो हमारी डाइवर्ज होती है। तो इसलिए वो एक अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने सेल्फी पॉइंट्स बनाने का काम किया, उसको हमने उसकी खिलाफत की। उसके बाद इन्होंने जो छुट्टी पार्टी जाती थी उनको आदेश दिए कि हम जो भी आप सैनिक छुट्टी 15 दिन से ज़्यादा जाएगा तो वो अपने घरों में जाकर किसी ना किसी जो सामाजिक संस्था का काम करेगा, मतलब आरएसएस या किसी सामाजिक संस्था के साथ मिलकर काम करेगा। तो ये इस तरह की राजनीति करने का उन्होंने काम किया। हम इस हर तरह के फौज के हर तरह के राजनीतिकरण के खिलाफ हैं। आपके यहाँ से हम कांग्रेस पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि मोदी साहब, ये देश की, इंडिया की, भारत देश की 146 करोड़ लोगों की, सभी पार्टियों की एक सेना है। उसको सेना को अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए और अपने राजनीति के लिए या अपनी वोट बटोरने की राजनीति के लिए इस्तेमाल ना करें। ये हमारा एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो नेचुरल नेशनल रिसोर्स है और वो संविधान से जुड़ी हुई है। सेना किसी की बपौती नहीं है, किसी पार्टी की बपौती नहीं है, संविधान से जुड़ी हुई है। तो हमारा संदेश बड़ा क्लियर है कि पहली चीज़ कि हम देश की सरकार के साथ ऑपरेशंस के अंदर साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। लेकिन लेसन्स लर्न का टाइम है और इस टाइम के अंदर अगर आप तिरंगा यात्रा लगाकर सब लोगों के बीच में जा रहे हैं, बताना चाहते हैं कि हमारी क्या अचीवमेंट है, हम भी जय हिंद सभाएं कर रहे हैं और जय हिंद सभाओं के अंदर हम सब देशवासियों को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी देश के साथ थी, देश के साथ है, देश के साथ रहेगी। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, ना कभी देश की सेना का राजनीतिकरण किया था और ना ही करेगी और ना ही मोदी सरकार को ये राजनीतिकरण करने देगी। और जय हिंद सभाओं में हम अपने सैनिकों का सम्मान करेंगे, पूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे और सैनिक जो हमारी वीर नारियां हैं, हमारे मार्टियर्स हैं, उनके परिवारों को बुलाकर उनका सम्मान करेंगे और साथ साथ सबके बीच में ये संदेश भी लेके जाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रकरण हुए। जिस तरह से हमने डिटेल में आपको बातचीत बताई कि हम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश की ये जो लड़ाई के कगार तक हमारे को मुहाने तक पहुंचा दिया था, तो क्या ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम की और मोदी जी की डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है? और इसको हम इतिहास के पन्नों के अंदर गुम नहीं होने देंगे, पठानकोट की तरह, पुलवामा की तरह और किसी और हमले की तरह। और हम सरकार से चाहेंगे कि जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इंटरनल लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब लोगों का उजागर किया जाए, उनके खिलाफ केस किया जाए और उसको जो भी लॉजिकल कंक्लूजन है वहाँ तक ले जाया जाए। ये हमारी आपके ज़रिए एक पूरे देशवासियों को ये हमारी एक संदेश है। सर, आप मंच पर आए, आपको आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी। आप देख रहे थे मंच। धन्यवाद। जय हिंद।